लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आत्मनिर्भर, बुलंद और स्वाभिमान से भरे भारत की झलक देखने को मिली। 103 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 2047 के लिए विकसित, समृद्ध और खुशहाल भारत की तस्वीर खींची। इसके अलावा पीएम मोदी ने आने वाली दिवाली में जीएसटी दरों में भारी कटौती की घोषणा की। उन्होंने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा की। पीएम मोदी ने देश में डेमोग्राफिक चेंज पर भी चिंता जताई। वहीं आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर संस्था के सेवा समर्पण की तारीफ की। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पहले देखते हैं। लाल किले पर 12वीं बार पीएम मोदी की हुंकार, 103 मिनट की पीएम की स्पीच, जनता तक रीच, ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मन को संदेश भरपूर, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, लिखेगा विकास की इबारत। पीएम मोदी का सुदर्शन, दुश्मन होगा पस्त, आरएसएस के 100 साल, सेवा समर्पण अनुशासन बेमिसाल, महाशक्ति भारत, टेक्नोलॉजी स्पेस में नई ताकत। लाल किले की प्राचीर और वीरों के बलिदान को समर्पित केसरिया रंग की पगड़ी पहने पीएम मोदी 12वीं बार जब संबोधन करने आए तो लोगों का उत्साह देखते बनता था। पीएम मोदी के 103 मिनट के रिकॉर्ड लंबे भाषण में विकसित भारत 2047 का विजन हाईलाइट हुआ। समृद्ध भारत का संकल्प पूरी भाषण के दौरान बार बार आता रहा। पीएम मोदी ने इशारों में ट्रंप की टैरिफ का भी कड़ा जवाब दिया। किसानों, पशुपालकों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। जाहिर है ऐसे में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर अहम है। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सिंधु जल पर पीएम मोदी ने दो टूक कहा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर जमकर खबर ली। जाहिर है ये दोनों बयान मुनीर की नींद उड़ाने वाले हैं। आज जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? वहीं पीएम मोदी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस के व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की भावना की सराहना की। पीएम ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस सेवा, समर्पण, अनुशासन का अद्भुत संगठन है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। पीएम मोदी ने डबल दिवाली के जरिए जीएसटी में भारी छूट की बात कही। वहीं सुदर्शन चक्र मिशन के जरिए देश की सुरक्षा के लिए अहम घोषणा की। युवाओं के रोजगार के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की, जिसमें करीब 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने 25 साल के अनुभव से सीखा है कि देश की तरक्की के लिए लंबी लकीर खींचना लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो 103 मिनट का भाषण और 2047 तक का पूरा ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से रख दिया और बताया कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, नई नीति से आगे बढ़ेंगे, रक्षा उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये अलग अलग भाषण के हम आपको बता रहे कब कब कितना भाषण हुआ। 90 मिनट का भाषण पहले हो चुका है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया। इसके अलावा डबल दिवाली, जीएसटी दरों में भारी कटौती भी होगी। दिवाली पर खास
तोहफा मिलेगा। सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत। इसके अलावा हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू होगा। जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है उस पर भी चिंता जताई। समुद्र मंथन योजना का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे इन तमाम योजनाओं से भारत आगे बढ़ेगा। सबसे छोटी स्पीच किसकी रही, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 14 मिनट की स्पीच 1954 में जवाहरलाल नेहरू की, 14 मिनट की स्पीच 1966 में इंदिरा गांधी की। अटल बिहारी वाजपेयी 25 मिनट बोले थे 2002 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह 32 मिनट 2012 में। लेकिन प्रधानमंत्री ने इतिहास रचा और सबसे लंबा भाषण दिया। लेकिन ये सिर्फ भाषण नहीं था, देश की दशा और दिशा पर पूरी जो खाका है वो तैयार किया। उन्होंने बताया कि कैसे आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है कि कैसे ब्लूप्रिंट तैयार होगा और कैसे भारत आगे बढ़ेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और पैनल का तारुफ एक बार करा दूं, कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक। संजय मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अंश वत्स हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। वहीं आलोक वत्स भी हैं, नेता बीजेपी के। आलोक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। 2047 तक का पूरा खाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींच दिया और विपक्ष कई सवाल भी खड़े कर रहा है। कैसे देखते हैं इस भाषण को, सबसे लंबा भाषण प्रधानमंत्री का? आपका नाम अंशुल कुमार है ना? अनूप हूं मैं। अनूप जी। अनूप जी, देखिए, जब भी कोई काम दृढ़ता से, लगन से और मन से किया जाता है तो उसको शॉर्ट टर्म गेन में नहीं किया जाता है। 2047 तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन विजन उनका वहां तक जाएगा। भारत सबसे विकसित देश होगा, इसकी उन्होंने नींव रख दी है। और इसी के तहत जितनी भी योजनाएं हैं वो दूरगामी परिणाम लेकर चल रही हैं, चाहे सेमीकंडक्टर के मामले में हो, ऊर्जा के मामले में हो, या एमएसएमई के जरिए भारत में उत्पादन का स्रोत खोलना हो। इन सारी गतिविधियों में हम दूरगामी परिणाम लेकर चल रहे हैं। स्पेस में भी हमारा प्रोग्राम दूरगामी है। उनकी इच्छा है कि हमारा खुद का वहां स्पेस में लॉन्च हो अपना सैटेलाइट। ये जो तमाम बातें आप बता रहे हैं आलोक जी, क्या 2047 तक तमाम चीजें पूरी हो जाएंगी? आपको उम्मीद है? उम्मीद तो हम यही लेके चलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से ही काम करना पड़ता है। ये जितने भी राजनीतिक दलें हैं वो शॉर्ट टर्म गेन पर लुभाकर वोट तो इकट्ठा कर लेते हैं कि पर चीजें जस की तस रह जाती हैं। चले, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अंश भी हमारे साथ। अंश, आपको क्या लगता है जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की, जो वादा किया 2047 तक का, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप ही के सांसद इमरान मसूद भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस को भरोसा नहीं है क्या देश के प्रधानमंत्री पर? देखिए, सबसे पहली बात तो आपके सभी दर्शकों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी 103 मिनट बोले, 102 मिनट बोले, कितनी देर बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मोदी जी क्या बात कर रहे हैं। आज सच्चाई ये कि मोदी जी हर भाषण में वो समझ ही नहीं पा रहे कि लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया जाता है और चुनाव की रैली में जो भाषण दिया जाता है उसमें वो अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। वही खोखले दावे, वही नारे जो है हम पिछले 12 सालों से देखते आ रहे हैं मोदी जी देते हैं जो लाल किले की प्राचीर से। सच्चाई है कि आप यहाँ पे लोकतंत्र की बात जब करते हैं तो वो नारों से नहीं चलता, उसके संरक्षण से चला जाता है। और आज आप यहाँ पे बार बार लोकतंत्र पे जब प्रहार करते हैं तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप लाल किले की प्राचीर से क्या भाषण दे रहे हैं। यहाँ पे वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। मोदी जी से आज देश उपेक्षा कर रहा था कि मोदी जी उस पर एक शब्द बोलते हैं, आज वो जवाब देते हैं। जो सवाल इस देश के नेता विपक्ष ने उठाया है वोट चोरी को लेकर, वो सवालों का जवाब आज मोदी जी देते, लेकिन मोदी जी उससे बच गए। मोदी जी ने यहाँ पे बड़ी बड़ी बात की, आरएसएस की बात की। मैं पूछना चाहता हूं, आप यहाँ पे आरएसएस की बात कर रहे हैं, उस आरएसएस की जिसने पिछले 52 सालों से अपने हेडक्वार्टर्स में झंडा नहीं फहराया भारत का, जिसने संविधान की जो है प्रतियां जलाने का काम किया, जिसने बाबा साहब के पुतले फूके। आप उस आरएसएस का यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप उनके 100 साल का यहाँ पे बखानने का बात कर रहे हैं। लेकिन उन 100 सालों में आपको याद होना चाहिए कि 1924 से लेके 1947 तक वो किसके लिए काम कर रहे थे? वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। आज आप उनके लिए बात कर रहे हैं। आप उस आरएसएस का यहाँ पे बखान करने की बात कर रहे हैं जिसने जो है प्रेरणा जिनसे लेकर गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या करी थी।
उन आपने आरएसएस का यहाँ पे बखान करने का काम किया है। आज ये सवाल आज देश पूछ रहा है मोदी जी से, जिससे मोदी जी बच नहीं सकते हैं। आज मोदी जी ने बड़े यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना, खोखले भाषणों की बात की। अरे आपके भाषण आज ये देश पिछले 12 सालों से सुन रहा है। आपने कहा कि किसानों के लिए मैं दीवार बन के खड़ा हुआ हूं, लेकिन ये सवाल ये देश पूछेगा कि जब आपने 750 किसानों की शहादत हो गई थी और आपके नेता जो थे सत्यपाल मलिक जी आपके पास गए थे, उन्होंने बताया कि आपने कहा कि मेले थोड़ी ना मरे, और आज आपको किसानों की याद आ रही है। ये सवाल पूछेगा देश की आपके भाषण में इतना विरोधाभास क्यों है। आपसे सवाल पूछेगा कि ये देश कि जब आप किसानों की बात करते हैं तो आपने 3 काले कृषि कानून पे क्यों थोपे। अंश जी, मैं जवाब ले लेता हूं। आलोक जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं अंश जी के बहुत सारे आरोप हैं। इन आरोपों का जवाब कैसे दीजिएगा? आरएसएस पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए अंश जी क्या बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे इलेक्शन कमीशन पे? आप इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछिए, इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। हम इलेक्शन कमीशन थोड़ी है, हम क्यों जवाब देंगे उसका? और क्यों अपेक्षा करते हैं कि लाल किले के प्राचीर से वो इस पर बोलेंगे? अगर आपके पास वोट चोरी के सबूत है, नहीं आपके समय में नहीं बोल रहा था, प्लीज। ये कांग्रेसियों का एक नया ट्रेंड है, ये कांग्रेसियों का एक नया ट्रेंड है। अपनी वक्त भी बोलेंगे और दूसरे के वक्त भी बोलेंगे। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। आप नहीं बोल सकते हैं मेरे टाइम पे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते मेरे टाइम में। क्या? मैं आपको एक शब्द फिर नहीं बोलने दूंगा, मैं आप एक शब्द नहीं बोलने दूंगा अगर आपने मेरे टाइम में बीच में उंगली एक शब्द भी बोला तो। इसलिए ये सुनने के आदी नहीं है। आरएसएस से बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? जितनी वक्त हमारे ऊपर आपदाएं आई हैं, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो किसी और कोई क्षतिग्रस्त इलाका हो गया हो, सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और निस्वार्थ भाव से अगर किसी ने भारतीय जनमानस की सेवा करता आया है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और वो सिर्फ राष्ट्रभक्ति की पाठ पढ़ाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उन्होंने उसकी प्रशंसा की है तो वो प्रशंसा के लायक हैं। उन्होंने अपने कार्यशैली से ये देश को दिखाया है कि हम कौन लोग हैं और किस तरीके की हमारी मंशा है। रही बात जिस समय अभी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर हमने प्रहार किया, आप तो उसका प्रूफ मांग रहे थे हमसे, पीछे भी आपने प्रूफ मांगा था, लेकिन आज दहशत में है। आज अमेरिका को जिस तरीके से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हम तुम्हारे शर्तों पे नहीं रहेंगे, वो किसान में और डेयरी क्षेत्र में घुसना चाहते थे, साफ साफ मना कर दिया प्रधानमंत्री ने कि किसी कीमत पर नहीं करेंगे। लेकिन आलोक जी, एक जवाब मैं आपको दूंगा। आज आपने सुना नहीं क्या कहा अमेरिका की तरफ से? जब एक बयान सामने आया कि अगर पुतिन के साथ उनकी बात नहीं बनती है तो इंडिया पर और टैरिफ लगाया जाएगा। आप समझिए, एक तरह से धमकी है कि अभी टैरिफ के लिए तैयार रहिए आप, क्योंकि अगर पुतिन नहीं माने तो इसका इफेक्ट भी इंडिया पर पड़ने वाला है। ऑलरेडी मेक इन इंडिया पर जो प्रधानमंत्री ने इतना जोर दिया है और स्वदेशी पर जोर दिया है, ये उसी का एक जवाब है कि हम उनके प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स पे ही निर्भर रहेंगे। हम किसी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं, ये आप जान लीजिए, चाहे वो कितना भी टैक्स हम पर थोप दे। लेकिन अभी तो आउटकम शायद आपके पास अभी तक उसका रिजल्ट क्या हुआ उनके बीच के मीटिंग का नहीं आया, नहीं तो आप उसको चला रहे होते। तो देखिए, वेट एंड वॉच, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। चलिए, मैं अंश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन दो मेहमान और हमारे पास। डॉक्टर संजय कुमार है, राजनीतिक विशेषज्ञ। संजय जी, ये 103 मिनट का भाषण, सबसे लंबा भाषण, 2047 तक का ब्लूप्रिंट, जो बातें प्रधानमंत्री ने कही है, जाहिर तौर पर देश को तरक्की पर ले जाने के लिए बातें कही गई है, क्या जमीन पर तय समय पर उतर पाएंगी? क्या लग रहा है? देखिए, जमीन पर तय समय पर उतर पाए नहीं उतर पाए, लेकिन बड़ा लक्ष्य को रखने का अधिकार हर देशवासियों को है। और वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से अगर अपने कमिटमेंट को लेकर के, डेडिकेशन को लेकर के अगर कुछ कह रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि सकारात्मक संदेश है देशवासियों के लिए। बड़ा लक्ष्य रखना बड़ी अच्छी बात, मैं तो मानता हूं कि ठीक है। अभी आप कह रहे थे ना कि ट्रंप कह रहे हैं कि और टैरिफ लगाएंगे। ये देश में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ जिसने देशवासियों को कहा कि एक शाम भूखे रहेंगे, लेकिन हम किसी के सामने कटोरा लेकर के नहीं जाएंगे ताकि हमें अनाज दीजिए और उससे हम अपने देशवासियों का पेट भरें। ये देश ने कर करके दिखाया है।
एक शाम भूखे रह गए। आज तो आत्मनिर्भर भारत, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। अगर भारत के लोग, भारत अगर तय कर ले कि हमें अपने तरीके से तय करनी है चीजों को, ये अमेरिका तय करेगा भारत की दशा और दिशा। अगर अमेरिका तय नहीं करेगा तो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये भारतवासियों को भी सोचना होगा। इस मिट्टी की जिम्मेवारी आपकी भी है। पक्ष और विपक्ष में न बटे, बल्कि देश का सम्मान, स्वाभिमान जहां पर है। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि हम परमाणु हमले और आतंकवादी हमले का जो बार बार हम पर ब्लैकमेलिंग होती है, हम इसको भी नहीं सहेंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा, क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम हमारे पड़ोसी हो, मैं सम्मान करूंगा। जहां तक सुरक्षा, समृद्धि, आर्थिक हालात और खास करके सम्मान और स्वाभिमान की बात, भाषण का मिनट में नहीं गिनता हूं, लेकिन उसके ठोस जो ये संदेश थे, वो संदेश देश के प्रधानमंत्री कोई पार्टी को, कोई व्यक्ति को नहीं दे रहे थे, पूरे देशवासियों को दे रहे थे कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। 67 तक आपकी स्थिति क्या थी जब आपके यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था? कालखंड जो भी रहा हो, प्रधानमंत्री जो भी रहे हो, लेकिन इसी भारत ने अपने को बदला, आत्मनिर्भर बना। और जब आत्मनिर्भर बना, चाइना ने तो हमें भी टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था, और इसी देश के एक राष्ट्रपति बने जिन्होंने कहा कि मैं अपना खुद मिसाइल बनाऊंगा, और उन्होंने मिसाइल बनाया। और फिर इस देश को किसी से मिसाइल की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। आज ब्रह्मोस्त्र और सुदर्शन चक्र जैसे अगर मिसाइलें हैं तो स्वदेशी हैं। संकल्पित होने की जरूरत है। आज पक्ष और विपक्ष में बंटने की जरूरत नहीं है। 78वां हम लोग पार कर चुके हैं। ये 19वां स्वतंत्रता दिवस का आगाज हुआ है, और उस आगाज में देश के प्रधानमंत्री ने अगर देशवासियों के अंदर में एक जोश भरा है, एक संकल्प लेने की बात कही है, तो सकारात्मकता उसमें ढूंढनी चाहिए। नकारात्मकता ढूंढेंगे तो आपको हर जगह नकारात्मकता मिलेगी। बिल्कुल। मैं संजय जी वापस लौटूंगा आपके पास। मैं संजय मिश्रा भी हमारे साथ हैं। संजय मिश्रा जी, ऐसी परिपाटी रही कि 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, अगर ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री का भाषण होता है तो विपक्ष कभी बोलता नहीं था, लेकिन इस बार तो विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है, आरएसएस के नाम पर भी सवाल खड़े कर रहा है। क्या परिपाटी बदल रही है? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई परिपाटी बदल रही है। और लाल किले से किसी प्रधानमंत्री का भाषण हुआ हो या राष्ट्रपति के द्वारा संसद में दिया गया भाषण, सभी का विपक्ष का काम है विश्लेषण करना। और एक लंबे खंड काल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है, और इन लोगों ने भी सवाल उठाए हैं और नीतियों पे सवाल, और यही इनका धर्म है। विपक्ष का सही धर्म यही है कि उनके सवालों पे उनसे सवाल पूछना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, क्या ये सही है कि एक देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरह के भाषण देनी चाहिए? जिस सेमीकंडक्टर की बात उन्होंने की है, क्या यह सच नहीं है कि 60 के दशक में सेमीकंडक्टर्स पे भारत में काम होने शुरू हो गए थे? क्या यह सच नहीं है कि 1983 से चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर्स कंपनी काम कर रही है? क्या यह सच नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को इसकी सूचना नहीं थी, या मंत्रालय ने उन्हें सूचना नहीं दिया, या जानबूझ करके इनके मंत्रालय प्रधानमंत्री से झूठ बोलवा रहे हैं? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आरएसएस, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की आप तारीफ करते हैं, जिसकी इतनी बड़ी स्टैचू बनाते हैं, उसी व्यक्ति के द्वारा जिस संस्था को, जिस संगठन को बैन कर दिया गया हो, आप उसी के लाल किले की प्राचीर से आप तारीफ कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है। सवाल तो आप अपने आप में उठा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी जिस जीएसटी की बात करते हैं, देश की हालात ये हैं कि जब 81.5 समथिंग करोड़ लोगों को आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, और उस स्थिति में आप समझिए देश के हालात क्या होंगे। और संजय जी, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जो हालात जीएसटी की वजह से बने, क्या उसकी वजह से अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जीएसटी में बहुत कटौती करेंगे? मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं जीएसटी पे ही बात करता हूं कि जब आपने ये कहा कि हमने जीएसटी में रिकॉर्ड बना दिए, हमने बेहतर काम किया भारत ने जीएसटी पे, किया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो फिर 80-81 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन क्यों दिया? फिर उन्हें व्यापार क्यों नहीं दिया? उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया? उन्हें नौकरी क्यों नहीं दिया? आज फिर आपने एक देश के नौजवानों को लॉलीपॉप दे दिया। आज सच यही है कि सर, मेरा धर्म है कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, तो फिर हम पिछले साल के भाषण को उठाएं और हम देखें कि जो प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या भाषण दिया था और उस पर देश कितना काम किया है। तो मैं समझता हूं कि देश के साथ
एक तरीके का प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह की बातें की गई हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी कि हाँ जो चीजें देश में हैं, हाँ संख्या कम हो सकती है, प्रोडक्शन कम हो सकते हैं, आत्मनिर्भरता कम हो सकती है। तो आप 11 साल से देश में हैं, आप ये बताइए 11 साल में आपने कितने प्रतिशत लोगों को आत्मनिर्भर बनाया? आप तो संसद में कहते हैं टेम्पू चलाने वाले को आप रोजगार में जोड़ लेते हैं, ये तो आपका ही भाषण है संसद में। तो क्या टेम्पू आपके 2014 के बाद लोगों ने चलाना शुरू किया? थ्री व्हीलर्स क्या 2014 के बाद भारत में आए हैं? चलिए संजय जी, तो मैं जवाब भी ले लेता हूं। संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, आप जो कह रहे हैं, संजय मिश्रा जो कह रहे हैं, संजय कुमार जी आप इत्तेफाक रख रहे हैं, या फिर आपने जो बताया बिल्कुल अलग संजय मिश्रा का जवाब है उसमें? नहीं, वो अलग और साथ की बात नहीं है। ठीक है, उनके अपने एंगल हैं, अपने दृष्टिकोण है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि सेमीकंडक्टर चिप इस वर्ष के अंत तक बाजार में आ जाएगा, क्या सेमीकंडक्टर चिप आपके यहाँ बन रहा है क्या, या इंपोर्ट करते हैं आप? अगर उसमें उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि सेमीकंडक्टर चिप हम खुद बनाएंगे, आज आप पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और हार्डवेयर इंडस्ट्री में आप कहाँ हैं? वो दूसरे सेमीकंडक्टर की बात चाहे चंडीगढ़ की कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप पर कभी एक बार डिबेट हमसे करा लीजिएगा, हम आपको समझा देंगे, पूरी बात करा देंगे आपको। मेरा कहना है कि कमिटमेंट को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश के पास जो आपके पास साधन है, संसाधन है, देश का प्रधानमंत्री अगर लाल किले के प्राचीर से बोल रहा है तो पूरे विश्व की दृष्टि होती है वहां पर। उन्होंने क्या कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। क्या आत्मनिर्भर भारत बनाना क्या ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? कब तक हम दूसरे देशों की तरफ खड़े रहे? हम तो कह रहे कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तब यही सवाल है। दूसरी चीज कि अगर ये आर्थिक, सामरिक और डेमोग्राफिक चेंज पर अगर उन्होंने सवाल उठाया, मैं जहां हूं जरा कभी आइए, झारखंड का डेमोग्राफिक चेंज आपको बता देंगे। बिहार का जो सीमांचल है, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया का डेमोग्राफिक चेंज मैं बता दूंगा आपको। जो बांग्लादेश से सटी हुई जो इलाके हैं उनका डेमोग्राफिक चेंज मैं बता दूंगा। क्या डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है दूसरे देश में? भाई यही अमेरिका था ना। नहीं संजय जी, मैं आप डेमोग्राफी पे बात कर रहे हैं। संजय जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको, माफी के साथ। डेमोग्राफी पे आप बात कर रहे हैं, बिहार झारखंड की बात मैं भी आपको बता दूं, मैं वहीं से हूं, और डेमोग्राफी 2014 के बाद नहीं बदली है संजय जी, ये बहुत पहले से बदल रही थी और जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार की। तेजी भले आ गई होगी लेकिन बदलाव पहले से हो रहे थे, और ये कहीं ना कहीं आप समझिए कि बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है, जो कहीं है, वहां से लू फॉल्स है जिसकी वजह से वो यहां आए। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि अब इस पर चर्चा ज्यादा होती है। नहीं, मैं बता दे रहा हूं, जो बिहार और जो सीमा है नेपाल की जी, उसमें 500 मीटर का इलाका ऐसा है जहां पर कोई बाढ़ नहीं है, जहां लोग आते जाते रहते, वहां सीमा सुरक्षा बल की चौकी नहीं रहती है, वहां लोग आते जाते रहते। बिहार के लोग मार्केटिंग करने के लिए वहां जाते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का नेपाल से रिश्ता है, लेकिन इसके बहाने लोग आ जाते हैं। तो रास्ते वही है और उसी रास्ते से वो प्रवेश करते हैं, चूंकि उनको पता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, ये डेमोग्राफिक चेंज 2014 के बाद नहीं हुआ है, लेकिन जब से भी चेंज हुआ है, आपके साधन और संसाधन पर किसी दूसरे का हक कैसे हो गया? जब अपने लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप जरूरतें नहीं पूरा कर रहे हैं, तो क्या डेमोग्राफिक चेंज को आप चेक एंड बैलेंस करने का आपके राष्ट्र को कोई अधिकार नहीं है क्या? जिस तरीके जिनकी गलती से भी हो गया या वर्तमान सरकार से भी चीजें छूट रही है और सीमा सुरक्षा बल के वजह से भी बाद भी घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं और आपकी डेमोग्राफी बदल रही है, तो क्या आप उसको चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे? और अगर प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से यह बात कही तो ये चीजें एक संदेश के रूप में लोगों तक जाएगी, चाहे उनके सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे बॉर्डर को जो देखने वाले लोग हों, चाहे वहां के लोग। और कई गांव झारखंड के संजय जी, चर्चा तो सिर्फ इस बात की होती है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल जो बीजेपी शासित राज्य नहीं, वहां के डेमोग्राफी की बात होती है। संजय मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ सवालों पर जवाबों पर आपत्ति थी आपके संजय कुमार जी के। नहीं, देखिए बिल्कुल है कि संजय जी एक तरफा, देखिए विश्लेषण का मतलब होता है कि आप बिल्कुल स्पष्ट विश्लेषण रखें।
11 वर्ष का शासन कम नहीं होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी से ज्यादा झंडा फहरा लिया प्रधानमंत्री जी ने, एक तरफ आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी से ज्यादा शासन कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दूसरी तरफ आप इंदिरा गांधी के काम को खोजते हैं और कोसते हैं। मतलब आप अपने आप में सवाल उठा रहे हैं, अपने सवालों में फंस रहे हैं कि आपने इतना शासन कर लिया, इतना शासन कर लिया, फिर भी आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की कमी को ढूंढ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे? आलू छीलने के लिए बैठे हैं? आप क्या कर रहे हैं? पकौड़े तलने के लिए बैठे हैं? आप भी तो वही सरकार चला रहे हैं जो इंदिरा जी ने चलाई। आप उसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसपे नेहरू बैठे थे। फिर आप किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते। आपको बताना चाहिए था कि 11 वर्षों में बांग्लादेश से आने वाले लोगों को हमने इतने को बाहर किया, इतने लोगों को मैंने रोका, और आप कहते हैं कि बाहर नहीं है। 50 मीटर, 500 मीटर और 5 किलोमीटर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? राज्य सरकार जिम्मेदार है। आप कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? तो मैं स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके नेहरू के नाम पर शासन करना चाहती है, जो अभी तक इन्होंने 11 साल निकाले हैं। आप अपना काम बताइए। एक भी काम प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि मैंने ये योजना शुरू की जो 100% योजनाएं लोगों तक पहुंची। बनाएंगे, हर बार आते हैं एक नई योजना की बात गिनाते हैं और चले जाते हैं। ये झारखंड से आते हैं साहब, इनसे पूछिए कि केंद्र की कितनी योजनाएं हैं जिससे झारखंड के नौजवानों को फायदा मिल रहा है। बिहार में 125 करोड़ रुपया देने की घोषणा प्रधानमंत्री जी करके आए थे, क्या 125 करोड़ रुपया बिहार को मिला? ये सब सवाल है अपने आप में। प्रधानमंत्री जी आज ये पहले प्रधानमंत्री हैं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जो सुबह बोलते हैं शाम को भूल जाते हैं, शाम बोलते हैं सुबह भूल जाते हैं। याद क्या रहता है इन्हें याद रहता है पाकिस्तान, याद रहता है मुसलमान, इन्हें याद रहता है हिंदू। इस तरह से देश नहीं चलेगा सर। ये देश चलेगा तो अभिमान से। आप यदि आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो आप बताइए कितना व्यवसाय आपने सृजन करके दिया है देश में। आप बताइए कितनी फैक्ट्रियां लगाई है आपने देश में। नहीं बात करेंगे इस पे। ये आप कांग्रेस की बात करते हैं, नेहरू की तुलना करते हैं। 1947 में देश के हालात क्या थे? क्या देश की जनता को नहीं पता कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे? सवाल देखिए बीजेपी से हो रहा है तो जवाब भी बीजेपी से लेंगे, लेकिन अंश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन उस हालात में भी, पेट भरने के हालात में भी उन्होंने आईआईएम का सपना देखा, आईआईटी का सपना देखा, एम्स का सपना देखा, भांगड़ा बांध का सपना देखा, इसरो का सपना देखा। और आज जब आप समृद्ध भारत को चला रहे हैं, उस वक्त आप कहते हैं कि नेहरू ने कुछ नहीं किया। तो आप अपना गिना दीजिए कि आपने उसके ऊपर कितने तल्ले बना दिए। संजय जी मैं जवाब ले लेता हूं। संजय मिश्रा जी मैं जवाब ले लेता हूं। बीजेपी से आप सवाल कर रहे हैं, आलोक जी मेरे साथ थे, लेकिन मैं अंश आपके पास आता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच में, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब ये देश आजाद हुआ था उस समय पे नेहरू जी ने जो भाषण दिया था कि ट्राइस विद डेस्टिनी वाली जो उनकी स्पीच थी, उसमें उन्होंने एक जो भाषण दिया था वो होता है विजन। आज जो मोदी जी कर रहे हैं पिछले 12 सालों से, वो सिर्फ और सिर्फ जुमलों की बरसात है। आज मोदी जी का मैंने भाषण सुना और उन्होंने एक लाइन कही थी कि दूसरों की लकीरों को छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा नहीं खपानी चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि मोदी जी के पिछले 12 सालों के आप भाषणों को देखेंगे, खंगालेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी को कोसने के अलावा मोदी जी कभी एक बात नहीं करते। आज यहाँ पे ये बड़ा घुसपैठियों को लेकर मोदी जी को याद आती है, लेकिन सच्चाई है कि घुसपैठियों की याद उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय क्यों याद आती है? घुसपैठियों का जिक्र वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी शासित राज्यों में ही क्यों करते हैं? आज इस सवाल पूछा जाएगा जब वो घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, आप जो इतना बोल रहे हैं, आप जो इतना बोल रहे हैं, आप लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। जनता के द्वारा हम लगातार चुने हुए आ रहे हैं और 21 राज्यों में भी चुने गए हैं। उसका कोई जवाब है आपके पास? आप कहां हैं? आप तो 3 राज्यों में हैं पूरे भारत के। आपका जनता का विश्वास कहां है आपके पास? उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश के सामने कटोरा लेके भीख मांगेंगे कि कुछ सीट दे दो। वही हाल कमोबेश आपका बिहार में है, वही हाल कमोबेश आपका झारखंड में है। और आप बात कर रहे हैं कि नेहरू जी से आप कंपेयर कर रहे हैं। आज के युग का इंदिरा गांधी ने कहा था, इंदिरा लाओ गरीबी मिटाओ, मिटा दी गरीबी उन्होंने। और इंदिरा गांधी कहती रही समता मूलक समाज बनाना है, और यहाँ राहुल गांधी जातिवाद की बात करते हैं। आपके तो क्या होगा? पीढ़ी में अंतर है।
चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपके समय में एक एम्स था, आज 44 एम्स का निर्माण हो रहा है। आपके समय में 70 एयरपोर्ट थे, आज 144 एयरपोर्ट खड़े हैं। आपके समय क्या ये समझा जाए कि आपने इस तरीके का खोखले दावे नहीं किए था हैं? जाल आपने सड़कों पिछले का, 12 सालों में घुसपैठियों का जिक्र करके और दूसरी बात मैं आप पे कहना सड़कों का चाहता हूँ, महाजाल बिछा यहाँ पे दिया है। निर्भर इलेक्ट्रिसिटी भारत में को हम लेकर मोदी पूरी जी बड़ा तरीके से चर्चा करते हैं और डिबेट में जो बड़ा आत्मनिर्भर भारत दूसरे को लेकर बात हो रही ऊर्जा है, के क्षेत्र लेकिन हैं, सच्चाई ये कि उसमें क्या भी हम लोग सही में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे और आप बात हैं? कर अच्छी रहे हैं। बात है, मैं इसकी सराहना नहीं करता हुआ हूँ कि है। आत्मनिर्भर आपको भारत जनता होना क्यों नहीं चाहिए, सुनती है? लेकिन क्या कभी इस बात का ये जो विश्लेषण दावे क्या कीजिए, ये खोखले हैं? कभी इसका क्योंकि निरीक्षण सच्चाई कीजिए। अगर आप चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करते हैं तो आप कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं? ये सवाल आज देश पूछना चाहते हैं। आप यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, देश तो हमें लेकिन आज लगातार जिता के भेज रहा है। आप पूछिए जनता से कि हमें क्यों तुम रिजेक्ट करते रहे हो, क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? जनता से पूछिए पहले जाके आप बोल रहे हैं कि व्हाई आर यू बीइंग रिजेक्टेड टाइम एंड अगेन। मेड इन इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ असेंबल इन इंडिया बन चुका है। नेहरू तो जी ने सवाल बना पूछा दिया जाएगा भारत। यहाँ पे कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात करें? मोदी जी 3 मेवाड़ लाख का चश्मा 82 पहनते अरब डॉलर का हैं, जो घोटाला है विदेशी कांग्रेस ने गाड़ियों अपने में पूरा 55 साल के कैबिनेट रेजिम घूमता में है। किया और है। यहाँ पे आप अब बात कर आत्मनिर्भर रहे भारत की बात करें, हैं एक घोटाले आत्मनिर्भर में भारत को कितने जब मोदी जी हजारों ने जिक्र करोड़ किया, रुपए धकेल उसके गए बाद से आप पूरी अपने मीडिया अंदर। जो है इसको बड़ा आपके सारे युवाओं के नेता लिए कोच बेल की पे तरह हैं, इसको पूरा राहुल प्रचार गांधी प्रसार बेल कर पर, रही थी। प्रियंका लेकिन गांधी सवाल बेल पर, पूछा सोनिया जाएगा कि गांधी आपने बेल पिछले पर, 12 सालों पी में चिदम्बरम युवाओं के बेल लिए क्या पर, किया मोदी जी? अशोक गहलोत आज बेल पर, बेरोजगारी जो है और आप अपने बात कर रहे हैं 45 वर्ष के सारे सबसे नेता आपके बेल पे हैं। ये और सवाल आप बात पूछा कर रहे हैं जाएगा विकसित आपने भारत यहाँ बनाने पे की। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो बजट पेश किया था उसमें आपने इंटर्नशिप योजना की, उस इंटर्नशिप योजना के तहत आपने कितने युवाओं को इंटर्नशिप दी है? मैंने ये सवाल कहा आज ना, विपक्ष पूछ रहा है। आज ये आप सवाल सिर्फ देश पूछ रहा है, गवर्नमेंट आपने 2 सर्विस की करोड़ बात रोजगार करते हैं। सालाना देने की बात की MSME थी, में आपने कितने MSME रोजगार के कब्जा तहत किए? कम से ये सवाल कम आज देश 8 पूछ करोड़ रहा है। आदमी अभी अपने आज रोजगार चला रहा है। मोदी जी का वो भाषण जॉब जो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूलों सरकार की कहां से तादाद इतनी में जॉब चल रहा है। देगी? आज जब यूएसए मोदी जी जैसे ने बात विकसित किया कि देश भैया में हमने 1.5% पहलगाम आदमी हमले है के बाद ऑपरेशन सरकारी सिंदूर नौकरी में में, सेना और को आप हमने बात खुली कर छूट रहे दी। हैं आपने क्यों लेकिन नहीं आपकी दिया? बातों का खंडन जो है पूरी सेना करती है। चाहे कोई वो सेना नहीं कैप्टन करती शिव कुमार है। जी ने हमारे एक इंटरव्यू में कहा कि भैया ऑपरेशन है, सिंदूर को पूरे विश्व ने उनको देखा, हमारी सामरिक शक्ति को जो है, किस अचूक वो निशाने पता से था। 22 गुजरात मिनट में के अंदर जो है हमने संसद ध्वस्त में कर दिया भाषण के समय उनके पे कहा सारी ऑपरेशन चीजों सिंदूर को। के और आप चर्चा बात के कर रहे समय हैं कि भैया जो है हमने पाकिस्तान को अरे जाते ही भैया, बता दिया अगर और आप कि इतने हम ही जो अच्छे है हो एस्केलेशन तो नहीं आपको चाहते। क्यों और यहाँ जनता पे बात रिजेक्ट करें कर कि रही आपने है? सेना को खुली आप छूट जनता दी। से जाके सच्चाई पहले है कि ये मोदी जी पूछिए झूठे दावों कि झूठों से जनता सरकार आपको क्यों नहीं चलती है। रिजेक्ट किए जा रही लाल है? किले की प्राचीर से जब वो इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो पूरा विश्व प्रधानमंत्री सुनता है और ये जब सच्चाई बोलता है। है तो लेकिन आज पूरा ये विश्व विश्व पूछ रहा है कि सुनता है। आपके दावों और विश्व हकीकत में में एक ये गरिमा जो बना जमीन के आसमान रखा का है अंतर क्यों नरेंद्र है? मोदी ने अपने लिए। आप ये बात मत भूलिए, आज नरेंद्र मोदी की गिनती चोटी के विश्व के चोटी के नेताओं में हो रही है। अरे ये है भारत का जलवा। रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। आप राहुल बताइए, गांधी को सर्वे कोई नहीं का पूछ बड़ा रहा यहाँ है। पे राहुल बोल के गांधी के विश्लेषण नेतृत्व करते हैं। में आप विपक्ष का 90 अगर चुनाव हार विदेश चुके की अगर हैं। सर्वे अब आप मोदी जी को सेंचुरी की सबसे तरफ बड़ा नेता बना जाने की दे तैयारी तो आप में हैं। उसकी बड़ा बखान करने की बात करते हैं। लेकिन वही विदेशी मीडिया जो है आपके ऊपर सवाल खड़ा कर दे तो आप बड़ा उस पर सवाल करने लगते हैं। अरे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे भी बोलिए। मैंने कहा ना, उसमें क्यों नहीं लोकतंत्र बोलते में कि जनता अडानी का ने जो उसमें खुलासा किया है? सर्वोपरि है। जनता का फैसला हमारे पक्ष में आता है। 21 राज्यों में हमारी सरकार है। फैसला आप क्या कहां बात हैं? करें? वेयर आर यू? देश के नेता विपक्ष ने आप बताया है प्रेस इंडिया कॉन्फ्रेंस गठबंधन करके बनाए कि हैं, आप जो क्या उसके नेता अब स्वीकार लिए गए हैं? इंडिया गठबंधन में भी आपको नेता नहीं स्वीकारा है। आप हैं किस दुनिया में? जगह जगह से जो है सबूत आ रहे हैं। चाहे वो बात महाराष्ट्र के पालघर की कि वहां पे एक ही महिला सुषमा गुप्ता के 6 अरे IPSC क्यों नंबर नहीं निकल गए आते हैं। कोर्ट में? या मोदी जी के कोर्ट खुद के में क्यों संसदीय नहीं क्षेत्र की गए? बात कर लीजिए। टेलीविजन पे मोदी जी बोलने से खुद क्या तो चोरी होगा? करके कोर्ट बने में क्यों नहीं प्रधानमंत्री लेगा अब आगे प्रूफ? क्या बात करें? कोर्ट में क्यों नहीं लेगा प्रूफ? उनके 50 बच्चे दिखा के वोटर्स के साथ 50 बच्चे दिखा के अब क्या आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं लेगा आप? प्रूफ? चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा। बहुत देर से दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। संजय कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन लगातार बहस और इस बात को कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, सिर्फ लड़ाई होगी या देश के विकास की भी बात होगी? यहां हमने तो देश का विकास किया है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाके खड़ी कर दी है। संजय तीसरे जी में भी से जाने की है। जी, संजय जी से बात कर रहा हूं, संजय कुमार जी से। जी, डिबेट के फोरम को लोगों को समझना चाहिए कि डिबेट का मतलब होता है प्रो एंड अगेंस्ट। आपके पास जो तर्क हैं प्रो में वो बोलिए, जिनके पास अगेंस्ट में तर्क है वो दीजिए। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं जापान का रहने वाला नहीं हूं, और मैं इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं, मैं चीजों को समझता हूं। तो कालखंड अलग अलग रहे
रहे हैं, नेहरू जी के कालखंड रहे हैं, उनकी उपलब्धियां रही है, उनकी कमियां रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी का कालखंड रहा है, उनकी उपलब्धियां रही है, उनकी कमियां रही है। और
इंदिरा गांधी का कालखंड रहा है, उनकी उपलब्धियां कमियां रही हैं, नरसिंहा राव, मनमोहन सिंह, जितने भी प्रधानमंत्री का जिक्र करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी से होते हुए आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। हम देश के प्रधानमंत्री पर बात कर रहे हैं, हम न बीजेपी पर बात कर रहे हैं, न कांग्रेस पर बात कर रहे हैं, और न मुझे इस तरह का चिल्लम पो में बोलने की आदत है। मुझे ज्ञान कम है, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, उनके ज्ञान को ही सुनिए। मैं अपनी बारी में केवल, लेकिन संजय जी को संजय मिश्रा जी चैलेंज कर रहे हैं, संजय कुमार को संजय मिश्रा। एक संयोग देखिए, संजय जी दो संजय जिनके शुरुआती नाम है, वत्स दो विपक्ष के लोग हमारे साथ आमने सामने, संजोग ही कहेंगे हम, संजय जी को संजय जी चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं संजोग और प्रयोग में नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस कालखंड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल आप उनकी हजार कमियां गिनाइए, गिनाना भी चाहिए। विपक्ष सत्ता को अगर आईना नहीं दिखाएगा तो सत्ता निरंकुश हो जाती है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बेहतर परफॉर्म किया है, अगर हमारी सेना जाकर के पाकिस्तान में घुस करके उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, संजय मिश्रा जी आप हाथ मत उठाइए, जब आपकी बारी आएगी पूरा कांग्रेस की तारीफ कीजिएगा और नरेंद्र मोदी जी की धज्जियां उड़ा दीजिएगा। आपको पैनल में सम्मान पूर्वक बिठाया गया है, धज्जियां उड़ाने के लिए उड़ा दीजिएगा धज्जियां, वो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप बड़े प्रखर विश्लेषक हैं, विश्लेषण की समझ है, तो आप अपनी बारी में बोलिएगा। आपके जैसा ज्ञानी लोग कम लोग मिलते हैं हमको, मैं भी कई चैनलों में बैठता हूं, लेकिन इतने ज्ञानी लोगों से मुलाकात कहाँ मुझे होती। चलिए संजोग तो मिल गया संजय जी आपको। जी, मैं बता रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी उपलब्धियां ही गिना रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था ने उनको देश के प्रधानमंत्री का दायित्व दे रखा है। संख्या बल से कोई मोनार्की थोड़े है। जाहिर है संजय जी, जाहिर है कि प्रधानमंत्री है, देश के विजन की बात करेंगे वो, और साथ ही बात करेंगे कैसे आगे हम लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से लंबा भाषण दिया, रिकॉर्ड बना 103 मिनट का, और एक लकीर खींची कि कैसे देश को आगे विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। 103 मिनट का भाषण और 2047 का पूरा ब्लूप्रिंट आज देश के सामने रख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बताया कि कैसे हम स्वदेशी को लेकर आगे बढ़ेंगे, कैसे आत्मनिर्भर रहेंगे, पूरी बात बताई। लेकिन शायद विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, संजय कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय मिश्रा जी हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अंश वत्स हैं प्रवक्ता है कांग्रेस के, आलोक वत्स जी नेता बीजेपी के हैं। आलोक कुमार जी के पास, संजय कुमार जी के पास तो गए थे, उनसे सवाल भी कर लिया। संजय मिश्रा कुछ बोलना चाह रहे थे। संजय जी मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें, आप पर सवाल उठ रहे थे, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। आप अनम्यूट कर रहे हैं शायद, आप एक बार उसको म्यूट कर ले, देख लीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो मेरे बड़े हैं और उनका फर्ज बनता है, इस तरह की बातों का प्रयोग वो कर सकते हैं, शब्दों का जिस तरह का भी कटाक्ष करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो नाम के आगे वो डॉक्टर भी लगाते हैं, मेरे नाम के आगे डॉक्टर तो लगता नहीं। दूसरी बात है कि जिसके वो पक्ष रख रहे हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि मैंने अपनी किसी भी बात में मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है, उनके ऊपर कोई कटाक्ष किया नहीं था। अब उन्हें लगा होगा, यदि कहीं कोई मेरी बात लगी होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा। लेकिन जिस तरह की बातें डिबेट में हो रही हैं, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पे बात हो रही है, कांग्रेस की बात नहीं हो रही और भाजपा की बात नहीं हो रही है। अरे भाई, हम उसी प्रधानमंत्री की बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान यहां पर लगा करके और मंच से भाषण देते हैं। बताइए इतिहास में भारत के इसके पूर्व कोई भी प्रधानमंत्री अपने दल का कोई चिन्ह भाषण देता हो मंच पर? मैं उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना के बारे में लोगों को बताएंगे, लेकिन उस योजना पे काम भी करेंगे, सिर्फ योजना नहीं बताएंगे। और मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते, सरकार किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन आप सत्ता की हनक दिखाना चाहेंगे तो ये देश की जनता है, जनतंत्र है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल आया था बीच में, आलोक भाई ने कांग्रेस प्रवक्ता से कहा था, मेरा कोई उसमें नहीं था, आलोक भाई हमारे बड़े सम्मानित मेरे बड़े भाई, इन्होंने कहा कि भाई आप कहां पे हो, बीजेपी को वो लोग वोट क्यों दे रहे हैं? आपकी यदि जीत का ही यदि सब कुछ है कि आपकी जीत हो रही है, मतलब आप काम कर रहे हैं, तो नेहरू को किसने बैठाया था? फिर इंदिरा इतने दिनों तक शासन क्यों की थी?
मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ने यदि 50 साल शासन किया, या अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन 13 महीना और 4.5 साल शासन किए, तो जनता के आशीर्वाद से किए थे वो। तो मैं कहता हूं कि इस तरह की बात करना, वोट मिल रहा है इसलिए मैं कुछ भी करूंगा, ये अनैतिक होगा। लेकिन सिर्फ काम की यदि हम बात करें, बिहार, संजय भाई ने कहा मैं बिहार से हूं, मैं समझता हूं, मैं भी बिहार से हूं। मैं यदि कहूं मैं समझता बिल्कुल हूं, संजय जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस का कोई नाम लिया? एक मिनट सर, एक मिनट कंप्लीट कर दूं। मैं कांग्रेस का कोई नाम लिया? मैंने किसी भी दल का कोई नाम लिया अपने बात में? मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के वक्तव्यों पे अपना विचार रख रहा हूं कि जितने भी वक्तव्य आ रहे हैं, आप बताइए पिछले साल आपने 15 अगस्त, संजय जी क्विक रिएक्शन लेते हैं, क्विक रिएक्शन। आलोक वत्स जी क्विक रिएक्शन दीजिए, सवाल उठा रहे हैं, क्विक रिएक्शन। बताइए आलोक जी क्विक रिएक्शन, क्विक जी। आपने जो 23 बोला, 22 बोला, 21 बोला, सुनते हैं, जवाब सुन लेते हैं। संजय जी जवाब सुनते हैं। देखिए जी, संजय मिश्रा जी मेरे छोटे भाई हैं, अक्सर मुझे मिलते रहते हैं डिबेट्स में, लेकिन आजकल ये लगता है कुछ कांग्रेस प्रेम से ज्यादा ग्रसित हो गए हैं, और ये न बोलते हुए भी कांग्रेस की बात, ये सारा चीज उनके पक्ष में बोलते नजर आते हैं। इतने बेवकूफ तो हम लोग हाथ नहीं जोड़ हैं। रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए कि माफ कर इनके दीजिए, इतने बेवकूफ तो हम लोग नहीं बैठे हुए हैं कि क्या बोल रहे हैं हम नहीं समझ पाए। कांग्रेस का नाम लेने की इनको जरूरत नहीं है, लेकिन सारी बैटिंग ये कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। ही दिक्कत हो जाती है। आज उन्होंने अगर इस देश के प्रधानमंत्री, आप बीच में फिर बोल रहे हैं, यही कांग्रेसियों का आदत है। इसको बिहार में बोलते हैं लुतरी लगाना। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अपना टाइम में बोलिए। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री ने देश को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। सारे जितने इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी आगे प्रगति के बढ़ने के जितने भी मुकाम हैं, उसमें हम आगे गए हैं या पीछे आए हैं? संजय जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या रोड इतना पहले बना था? इतने पुल का निर्माण हुआ था? इतने दूर से दूर तक अब बिहार से 4-5 आदमी ट्रेन से और फ्लाइट से नहीं आता है। चले मैं आपके सवाल का जवाब वत्स जी से लेता हूं, अंश वत्स से लेता हूं। अंश, क्या इतने सड़कें, इतनी चीजें बनी थी? आपको लगता है ऐसा जो सवाल बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये सवाल कांग्रेस से है? या इतने रेलवे का चौड़ी क्यों नहीं बने थे? सच्चाई है कि विकास जो होता है वो बढ़ता रहता है। क्या नेहरू जी के टाइम पे नहीं बने थे? नेहरू जी के टाइम पे IIT, एम्स, इसरो जैसे बड़े बड़े संस्थान बने। आज उन्हीं संस्थानों से पढ़ के जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है कोसते हैं। उन्हीं हॉस्पिटलों में से इलाज करवाने के बाद आज बाहर आके नेहरू जी को कोसते हैं। ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पे बड़ा कह रहे हैं कि भैया बिहार में पुल बने। अरे बिहार में पिछले साल ही 15 से अधिक जो है पुल ढह गए। आपने क्या पुल ढहने के लिए बनाए हैं? भ्रष्टाचार की भेंट आपके हर जगह पे पुल ढहने लग जाते हैं। आज गडकरी जी से सवाल पूछा जाएगा, आप लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसी सड़कें बनाने की बात करते हो, एक बारिश आती है सारी सड़कें धंस जाती हैं। सवाल तो वाजिब है आलोक जी, सवाल वाजिब है जी। ये जो ये कह रहे हैं, इसका मतलब इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहीं पर एक अपवाद स्वरूप कहीं कोई गड्ढा बन गया होगा, लेकिन जिस तरीके से बिहार से और यूपी का ये दिल्ली का कनेक्टिविटी है, वो अपने आप में एक मिसाल है। अब दूसरे कहीं पर हो गया होगा कोई गड्ढा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात अंशुमान जी, आपके समय में जितने घोटाले हुए थे, क्या बीजेपी के शासन में एक भी घोटाला हुआ है? एक घोटाला का नाम बता सकते हैं आप? आपके समय तक घोटालों की बौछार थी, होने लग जाती है। देश का पैसा खा खा के आप लोग मोटे हो गए। आज भी आपके नेता नेशनल हेराल्ड केस में पूछ रही है, उस चल रहे हैं। इसलिए आप भूल जाइए, आपका शासन तो नहीं आने वाला है। आपको तो इंडी गठबंधन ने नेता नहीं माना अभी तक। आप अपने को प्राइम मिनिस्टर बताते हैं, आपको पूछ कौन रहा है? लोकसभा चुनाव के समय पे आपके इस देश की जनता ने आपको जो है जवाब दे दिया। पूछ कौन रहा है? जो दले हैं उसमें इस देश की जनता की ताकत है। आप इंडी गठबंधन के नेता हैं, इंडी गठबंधन ने आपको माना है कि आप उसके प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। बोलिए, वोट चोरी करते हैं बिहार में, चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, आपके कहने से चोरी करते हैं। चौकीदार चोर है, जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा। उसके बाद दूसरी बार किनके नाम काटा गए सुप्रीम कोर्ट में, फिर माफी मांगना पड़ा। और बात कर रहे हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। कितना हंगामा किए थे? किसी से छुपा नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, आने वाले 20-25 सालों तक आप भूल जाइए कि आप कहीं भी सत्ता में, एक दूर दूर तक सत्ता में आप नहीं आएंगे।
कम से कम 30 साल का तो मैं गारंटी कम लिख से सकता कम हूं। वोट चोरी तो मत करिए। अरे आप लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, निष्पक्ष हम चुनाव लड़ेंगे, लोकतंत्र पता वाले लोग चलेगा असलियत क्या हैं, है। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। आप कुछ दिन में विश्व की सबसे छोटी पार्टी हो जाइएगा। रोज आपके यहाँ से कोई ना कोई भाग रहा जो है। है रोकिए, वो जो है ऐसे लोगों से चंदा लेती है, इलेक्ट्रॉन बोर्ड के नाम पे आपने भी कैसे-कैसे चंदा आपने लिया जो है, लोगों पे दांव आपने भी डालने का 800 काम करोड़ किया, का चंदा लिया है विश्व की इलेक्शन बड़ी बोर्ड पार्टी में। है, ये मत लेकिन भूलिए, लोकतंत्र पे बाबा प्रहार आपको करती है, आपका आने चुनी वाला नहीं है सरकारों को सरकार, गिराने इसलिए का आपको काम कोई चंदा करती नहीं देता है चाहे ज्यादा। वो बात किसी भी राज्य की, महाराष्ट्र की हो या कहीं और की हो, मध्य मैंने प्रदेश की हो। कहा ना, चलिए, मैं दोनों को रोकूंगा। आलोक जी, अंश जी, जी का गाथा गाते रहिए। चलिए मैं दोनों को रोकता हूं। सुनिए, आप बात भी सुन लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है। मैं अंश जी आपके पास आऊंगा। जो बयान था इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या प्रधानमंत्री के बयानों पर सवाल उठाना जायज है या फिर जो प्रक्रिया है वैसी चलेगी? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए सच्चाई है कि इस देश के प्रधानमंत्री से पहले भी सवाल पूछा गया है और आज भी पूछा जाएगा और आगे भी पूछते रहेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री का फर्ज होता है कि इस देश के विपक्ष के सवालों का जवाब दे, इस देश की जनता के सवालों का जवाब दे। आप संसद में आए तो संसद में आके इस देश की जनता को बताएं कि सच्चाई क्या है। आप अपनी नीतियों के आधार पर बात करिए। जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई ने भी बताया था कि इस देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आपने चलिए मैं लौटूंगा अंश जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं। आलोक जी, आप क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री का बयान क्या था? 2047 की लकीर, ब्लूप्रिंट जिसे जमीन पर लाना है, संक्षेप में बताइएगा। हमारा लक्ष्य बिल्कुल सुनिश्चित है, उसको हम अचीव करके रहेंगे। उसके ऊपर हम पूरी ठोस ढंग से काम करेंगे। संजय कुमार जी, देश को न रुकने देंगे न संजय कुमार जी, आपके पास ये बयान क्या बता रहा है प्रधानमंत्री का? बिल्कुल संक्षेप में। आर्थिक, सामरिक, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अगर भारत बढ़ रहा है या देश के जिनको भी जिम्मेवारी दी गई है अगर उस दिशा में काम कर रहे हैं, मैं इसको सकारात्मक तरीके से देखता हूं। संजय मिश्रा जी, आपके पास आता हूं, बिल्कुल संक्षेप में बताइए, ये बयान 2047 का ब्लूप्रिंट है? नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कि 2029 में देश के साथ देश की जनता खुद के लिए न्याय करेगी। इस तरह के सिर्फ बयानबाजी और जुमलों की सरकार को बदलेंगे और एक ऐसी सरकार होगी जिसमें वापस आप ही महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे चर्चा शुरू करेंगे, जो 2014 के बाद बंद कर दिया गया है। 81 करोड़ लोगों को राशन पे इंतजार करते हैं हम किसकी बात पे कितना दम है, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार जी, संजय मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हंसवत जी आपका भी, आलोकवत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चर्चा हो रही थी, लेकिन चर्चा में सवाल वही था कि क्या प्रधानमंत्री ने 2047 तक का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है? लेकिन विपक्ष को लगता है कि सिर्फ ये कोरा भाषण है, इसके पीछे कुछ नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया कि देश को कहां से कहां लेकर कब तक जाना है। फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।